कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा राजनीति की अहम है और यहां चर्चाएं कई चल रही हैं। जहां एक तरफ तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को रूप में देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चर्चा विषय यह है कि मुस्लिम वर्ग को लेकर यहां पर कवायद चल रही है, जहां पर समान नागरिक संहिता को लेकर आरएसएस की विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी यहां पर सक्रियता के साथ अभियान चलाने जा रहा है और मुस्लिम वर्ग के लिए अपने आप को बेहतर दिखाने की शुरुआत भी हो गई है। कांग्रेस यहां मुस्लिम वर्ग को अपने पाले में करने के लिए भारत जोड़ो बुनकर अभियान शुरू करने जा रही है कि जो बुनकर समुदाय है, वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग से आता है, उसको जोड़ने के लिए देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अभियान चलाने जा रही है, बुनकर जोड़ो अभियान। तो वहीं अखिलेश यादव भी एक अलग तरह की नीति के तहत, क्योंकि उनका परंपरागत वोट बैंक बोला जाता है और 2022 के चुनाव में 36% से ज़्यादा परसेंट बताता है कि इस वर्ग ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा दिखाया और शायद 17 में 47 सीट से बढ़ते हुए 111 सीट लाना बताता है कि यादव वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो, इन्होंने अपना वादा निभाया। पर वादा यहाँ पर पार्टियां निभाती हैं, वो भी एक देखने वाली बात है। हमने देखा है कि यहाँ वादे बहुत की जाते हैं पर कोई बात इस वर्ग को लेकर करता नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी भी तमाम तरह के अभियान चला रही है और एक नई तरह की जो कोशिश हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसको किसी को याद नहीं आती थी, वो अब फिलहाल सबकी यादों में बने हुए हैं। कारण क्या है कि याद का जो कारण है वो है 24 का आम चुनाव। भाई चुनाव है और चुनाव में अगर किसी की याद ना है तो चुनाव कैसा। हमने देखा है कि चुनाव के समय में जनता के मुद्दे भले ही ना देखे जाएं, उनकी याद भले ही हमारे देश के राजनीतिक दलों को ना आए, पर जनता के जो वर्ग हैं उनकी याद आएगी। और फिलहाल जातिगत और वर्गीकृत राजनीति हमारे देश की शोभा बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हर राजनीतिक दल हर एक वर्ग पर अपना अधिकार कहता है कि हमने इस वर्ग के लिए बहुत कुछ किया। अब क्या किया वो तो वर्ग जानता है और एक व्यवस्थाएं जानती हैं और हम जैसे खबरन भी जानते हैं बहुत तरीके से, छिपता कुछ नहीं है। आज का जो अहम चर्चा विषय है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी, जो अब उन्होंने हम देख रहे हैं केवल ट्वीट की राजनीति करती नजर आ रही है। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं क्योंकि अब तक संघर्ष नजर नहीं आता और जब संघर्ष नजर नहीं आता है तो हम जैसे खबरनबीस यही बोलेंगे कि राजनीति केवल ट्वीट की, संवेदना ट्वीट की, सहानुभूति ट्वीट की, दर्द ट्वीट का और राजनीति केवल ट्वीट की। बसपा की फिलहाल स्थिति यही है, चाहे पक्ष की बात करें और चाहे विपक्ष की बात करें, चाहे आरोप की बात करें चाहे प्रत्यारोप की बात करें, चाहे बयान की बात करें और चाहे अपने दर्द की बात करें। चुनाव अहम है। निकाय चुनाव में हमने देखा है कि बहुत कुछ नहीं हुआ, पर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक नई बात कही है कि इस बार जो उम्मीदवार हैं वो शिक्षित रखे जाएंगे और आपराधिक पृष्ठभूमि के रखे जाएंगे, यानी आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको इस बार बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी। खैर नई बात नहीं है, ये बात कई लोग करते हैं, पर जो 19 चुनाव हमने देखा था 17वीं लोकसभा का, उसमें हमने देखा था कि लगभग 43% जो सांसद हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हैं। तो यह बात तो करते हैं कि आपराधिक व्यवस्थाओं को देश की राजनीति दूर करना है, पर मानेंगे कैसे? क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 14 में शून्य था और 19 में सपा रालोद गठबंधन के साथ 10 सीटें लेके आए और 10 सीटें लेके आए तो 5 उनमें सांसद उनके दागी है। दागी यानी भाषा यही है, यानी अपराधी पृष्ठभूमि के हैं। बातें बड़ी बड़ी पर खुद अपना भी गिरबान झांकना चाहिए, पर वो कोई नहीं झांकता। क्योंकि यहाँ पर चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, चाहे सपा की बात करें, सबके जो प्रत्याशी रहे हैं, जो जीत कर आए हैं, निर्वाचित हुए हैं देश के सबसे बड़े चुनाव यानी आम चुनाव में, वो
जो आंकड़ा बता रहा है सबके दागी हैं, किसी के कम है किसी के ज्यादा है, पर दागी सबके हैं। तो राजनीति में अपराधीकरण की बात तो करते हैं, क्योंकि हमने देखा है तमाम तरह की यहां पर घटनाएं ऐसी हुई जहां पर देखा गया कि बड़े बड़े अपराधी पर उनके आगे लगता है पूर्व सांसद या पूर्व विधायक। चुनती कौन है? जनता जनार्दन। और टिकट कौन देता है? हमारे देश के राजनीतिक दल। तो अगर अपराधीकरण से दूर होना है, एक नई पृष्ठभूमि तलाशना है, और वास्तव में भारतीय संसद और भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारतीय संसद की अनेक गरिमा है और एक आजादी कैसे पाई सबको पता है। तो यहां पर अगर अपराधीकरण को अलग करने की बात कर रही है बहुजन समाज पार्टी, तो क्या खुद करेगी या जो बसपा का एक अभी तक का ऐलान है उसके हिसाब से जो अन्य पार्टियां हैं क्या उस व्यवस्था पर चलेंगी? क्योंकि तमाम पार्टियां यहां पर बोलती हैं कि हम शिक्षित उम्मीदवार उतारते हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार हमने देखा है कि ऐसे उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाती है जिनका चरित्र साफ है, कोई अपराधी पृष्ठभूमि ज्यादा हमने नहीं देखी है। पर महत्वपूर्ण चर्चा यह भी है कि यहां पर कांग्रेस ने भी यह कह दिया है कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी जो प्रत्याशी रहेगी वो अपराधी पृष्ठभूमि नहीं देखेगी बल्कि दौलत देखेगी, क्योंकि वो दलित की बेटी नहीं है, वो दौलत की बेटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है। फिलहाल दो महत्वपूर्ण बयान सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वर्ग भी हो गया प्रधानमंत्री, बैकवर्ड भी हो गया, अब दलित का नंबर है। अभी तक दो चेहरे दिख रहे हैं, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और एक इधर मायावती जी हैं। तो दोनों की अपनी अलग पहचान है, लेकिन मायावती जी की एक अलग छाप है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा है, इसलिए कोई भी समीकरण उनका सफल नहीं होने वाला है, चाहे मुस्लिम दलित समीकरण हो, क्योंकि जब मुस्लिम और दलित के अधिकारों को कुचला जा रहा, जब उन पर आए दिन घटनाएं हो रही थी, तो मायावती जी खामोश थी। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक भी आंदोलन नहीं कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर उन्हीं को प्रत्याशी बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा दाम लेके आएगा, क्योंकि मायावती जी अब दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी बन चुकी हैं। दूरी और राजनीति में ये शुरुआत कौन करेगा? क्योंकि यहां पर सभी बात करते हैं अपनी अपनी अच्छाई की, पर सब जानते हैं कि राजनीति में उनके प्रत्याशियों पर केस है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो। बस ये है किसी के ज्यादा है किसी कम है, दूर कोई नहीं है। चर्चा में से महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से सुधा मिश्रा अपनी बात रखेंगी, समाज सेवी के रूप में विवेक शर्मा अपनी राय देंगे, हमेशा अपनी राय मुख्य रूप से देते हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रूप में आमिर साबरी भाई अपनी निष्पक्ष राय के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो विवेक श्रीवास्तव, पहला सवाल आपसे, कैसे देखते हैं यहाँ पर अपराधी पृष्ठभूमि को अलग करने की बात कही जा रही है, बसपा सुप्रीमो बात की है, क्या आप भी ऐसी कुछ व्यवस्था लाने वाले हैं? क्योंकि यहाँ आप कानून की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, पर अगर बात करते हैं तो क्या एक नई शुरुआत हम आने वाले समय में 24 के चुनाव में, आम चुनाव में बीजेपी की तरफ से देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं क्या ऐसी? क्योंकि अभी वर्तमान में आपके 303 सांसद में से 116 सांसदों पर मुकदमे हैं, लंबित हैं, साफ कोई नहीं है, बड़े बड़े नाम है। देखिए गौरव जी, राजनीति में मुकदमे होना अच्छा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपराधिक मुकदमे हैं, राजनीतिक मुकदमे नहीं है, आपराधिक हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ। अच्छा, आ जाइए। उसमें कुछ के ऊपर आपराधिक मुकदमे होते हैं, कुछ के ऊपर राजनीतिक मुकदमे होते हैं। अच्छा। कुछ आपराधिक मुकदमों में भी देखा जाता है कि विरोधी राजनीतिक दलों की जब सरकारें रही तो राजनीतिक विद्वेष भी मुकदमे होते हैं। अच्छा। जरूरत मुकदमों की गहराइयों में जाकर के समझने की होती है। अच्छा। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने संकल्प के अनुसार एमपी एमएलए कोर्ट की स्थापना की। अच्छा। ताकि जो मुकदमे खत्म हो जाए, जनप्रतिनिधि मिल जाए, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके मुकदमों का समय से निस्तारण हो, विधानसभाएं और लोकसभा अपराधियों से मुक्त हो। अच्छा। पूर्व में जिस तरह से राजनीतिक दलों में अपराधियों को टिकट देने की होड़ मची रही,
अच्छा जी। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम्म। सपा सुप्रीमो तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की रही। अरे आप देश की बात करिए, आप कहाँ जो है उत्तर प्रदेश पे आकर टिक गए, देश की बात सुन भी करिए लीजिए, ना। सुन लीजिए। हम्म। उत्तर प्रदेश की बात के बिना देश की बात नहीं हो सकती। अच्छा। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। उत्तर प्रदेश वैसा राज्य है हम्म। जो पूरे देश की राजनीति को दिशा देता है। अच्छा, चलिए, चलो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये कहना तो आपका बेमानी है कि उत्तर प्रदेश अरे की हम बात बेमानी का, हम तो देश की बात कर मत रहे हैं, 24 करिए। चुनाव की बात कर रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश की बात के बिना देश की बात हो ही नहीं ठीक है सकती। जी, कर लीजिए, मैं भी तैयार हूँ जी। दूसरी बात, बोल लीजिए। जो जिन परिप्रेक्ष्य में आज मायावती जी बयान दे रही है, हम्म। उनके जो पिछले 10 सांसद हैं, हम्म। घोषित शत्रु राय जी रहे, अच्छा। सांसद होने के 6 महीने बाद पेरोल पे जाके सदस्यता ले पाए। अच्छा। उनका आधा कार्यकाल जेल में बीत गया। अच्छा। एक सांसद उनको भी चला चली की बेला में सजा हो गई। अच्छा। तो उनके 10 में से कितने सांसदों पर मुकदमे चल रहे हैं, कितने जेल में हैं, अच्छा क्या स्थिति है, ये सब जानकारी में हमारे भी आपके भी। जी। और जब मायावती की सत्ता में रही तो अपराधियों को धमकी भी देती रही, अपराधियों से वसूली भी होती रही, अच्छा। अपराधियों से उनके मंत्री जा जाके जेल में मिलते भी रहे। अच्छा। उन्हीं के कार्यकाल में अपराधी डीजीपी ऑफिस में खुलेआम घूमते भी रहे। मैं लाव लश्कर के मुख्तार अंसारी का विषय इसका एक ताजा तरीन उदाहरण है। ठीक है। तो ये कहना कि अपराधियों से मायावती जी दूरी बनाए रखती, तो ये तो हास्यास्पद है। अच्छा, ठीक है। जब सत्ता में थी सारे अपराधी उनके पार्टी से सांसद और विधायक थे। धनंजय सिंह उसमें एक मूल नाम रहा जी। सेमू हत्याकांड लखनऊ में देखे, एक नहीं 2 सेमू की हत्या हुई। अच्छा। मनोज गुप्ता हत्याकांड जन्मदिन में चंदा न देने का कारण हो गया। तो इस तरह की जो हत्याओं को अंजाम दिलाने वाली देवी रही, महारानी रही, वो आज कह रही है कि हम अपराधियों पूर्व को मुख्यमंत्री है भाई, थोड़ी सम्मान से बोल दिया। अरे सुन लीजिए। हाँ। मैं वो आज आपको जी कहती है जी। कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। अच्छा। तो एक लाइन में मेरा इतना ही कहना है गौरव जी कि हाथी के दांत हैं, अच्छा। दिखाने के और आपके है, कौन से दांत खाने रहेंगे? के कुछ और है। आपके कौन से दांत रहेंगे? हाथी के रहेंगे, दिखाने के रहेंगे? सुन लीजिए गौरव जी, सुना दीजिए। हमने कोई इस तरह का अभी तक बयान नहीं दिया है जी। हम राजनीति में शुचिता के पचदर हैं। साफ छवि कौन वालों सी को शुचिता? टिकट देते हैं। 303 में से 116 सांसदों पर मुकदमे दर्ज हैं। ये कौन सी शुचिता है? विवेक व्यवस्था बता दीजिए मुझे। सुन तो लीजिए सुना गौरव लीजिए। जी। हत्या, बलात्कार, डकैती के मुकदमे हैं। अरे भाई सुनिएगा भी तो सही। सुनाइए जी। सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम हैं। जी बिल्कुल है। सबसे ज्यादा सदस्य संख्या लोकसभा में हमारी है। जी बिल्कुल है। समाज का दर्पण होती है ये विधानसभाएं, ये लोकसभाएं। जी बिल्कुल। इसी समाज से प्रतिनिधि चुन के आते हैं। बिल्कुल आते हैं। टिकट हम देते हैं, वोट जनता देती है। जनता ऐसे लोगों को वोट देना बंद कर दे, राजनीतिक दल टिकट देना बंद कर देंगे। तो वोट देते, टिकट देते रहेंगे? नहीं, हमने ये नहीं काम टिकट देते, हम राजनीति में शुचिता के। तो आपने पूरा मुद्दा जनता पे ले लिया। आप बोल देते, आप विवेक शर्मा बताएंगे कि आप वोट क्यों देते हैं भाई? जहां तक हमारा प्रयास होता है हम ऐसे लोगों को टिकट देने से परहेज करते हैं। चलिए। और देते भी नहीं है। अगर हमारी सरकार में है तो उनके मुकदमों के निस्तारण हुए हैं, सजाएं हुई है, और कोई उम्र कैद पाया है, कोई जेल पाया है, सदस्यताएं समाप्त भी की गई है। हम विधानसभाओं, लोकसभा को अपराधियों से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। तो हम मान के चलें कि इस बार बीजेपी यहाँ पर बसपा सुप्रीमो की बात का यहाँ पर अनुसरण नहीं करेगी, पर बीजेपी एक बार नई पटकथा रचेगी। जी गौरव जी, बीजेपी के खुद अपने आप में एक मानदंड है। अच्छा। उन मानदंडों के आधार पे हम टिकट देते हैं। अच्छा। बसपा सुप्रीमो की जिस बात पे आप चर्चा कर रहे हैं यही अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। अच्छा, हास्यास्पद है उनके। बिल्कुल हास्यास्पद है उनकी बातें। उन्होंने विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपको बता दूं
कि मैं उनका बयान है, पर चर्चा मेरी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये चर्चा सभी दलों को लेकर है, और ये चर्चा भारत के भविष्य को लेकर है, ये राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने को लेकर है। विवेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने बयान दिया है, पर इसको हास्यास्पद मत बोलिए आप। ये प्राइम डिबेट का मुद्दा है। ये आपराधिकरण राजनीति में जो दल कर रहे हैं, इसको लेकर प्राइम डिबेट की चर्चा है। ये किसी भ्रम में चर्चा नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी। जी, ये बयान ही अपने आप में हास्यास्पद है उनका बयान हास्यास्पद होगा, पर मेरा मुद्दा हास्यास्पद नहीं है। सुन लीजिए, नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए। आप एक सामान्य मुद्दा रखते, राजनीति में अपराधीकरण, हाँ वही मुद्दा है, मैंने पूरा वही कहा है जी। लेकिन आप मायावती की जिस बयान को आधार बना के चर्चा कर रहे हैं, यही हास्यास्पद है। अच्छा, ये हास्यास्पद है, बिल्कुल हास्यास्पद। अगर कोई ने शुरुआत कर दी तो हास्यास्पद है। एक ने शुरुआत किस बात की? अच्छा, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। चलिए, 4 बार मुख्यमंत्री रही, 4 बार अपराधियों के उनके सरकार में कितना बोलबाला रहा है। अच्छा, ये किसी छिपी बात है क्या? बिल्कुल। धनंजय सिंह जैसा घोषित अपराधी दो सेमों के हत्याकांड लखनऊ में हुए, मनोज गुप्ता का हत्याकांड हुआ, ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाली आज तहरीक हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। चलिए, सांसद उनका 6 महीने बाद शपथ ले, मान के चले बीजेपी भी इस बार नई शुरुआत करेगी क्या? चलिए, मायावती बात छोड़ दीजिए। हमने बहुत विनम्र शब्दों में आपको बताया कि हमारे टिकट देने की खुद के मानदंड है। चलिए, हमारे खुद के मानदंडों के अनुसार हम टिकट देते हैं। लेकिन आप जिस व्यक्ति विशेष के बयान पे ये चर्चा कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहा, मैंने बयान याद दिलाइए मैंने बयान की नहीं। मेरा मुद्दा आज का राजनीतिक अपराधीकरण का, ठीक है। रविंद्र प्रताप सिंह, आप नाराज हो, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, मैं समझ गया, 303 में से 16 समझ गया, आप नाराज हो गए, ठीक है। चले, ठीक है, चले, ठीक है, दोबारा बयान लूंगा आपका, ठीक है रविंद्र भाई। राजनीति के अपराधीकरण में चर्चा करें, उस पर जवाब देंगे। मायावती के बयान को आधार बनाकर चर्चा करें। चलिए, इस पे बयान दे दीजिए, बयान भी हास्यास्पद है। चलो इस पे बयान दे दीजिए कितने, चलो ठीक है, इस पे बयान दे दीजिए, स्टेटमेंट दे दीजिए। क्या आपकी पार्टी इस बार आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देगी या नहीं देगी? अभी पर बोलिए कि जनता वोट देती है, ये बयान नहीं चाहिए हमको, आप दे चुके हैं। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ टिकट देने के अपने खुद के मानदंड है, और हम उस मानदंडों के आधार पर टिकट का चयन करते हैं। ठीक है, और वही हमारे यहाँ होगा, चाहे आपराधिक हो, ठीक है, चलेगा, मापदंड है, ठीक है। आपराधिक वाला क्लोज नहीं होता उसमें, होता है क्लोज नहीं होता होगा, ठीक है। रविंद्र भाई कैसे देखते हैं, क्योंकि दागी तो आपके यहाँ भी है कि विवेक श्रीवास्तव खुलकर बोल दिए, समाजवादी पार्टी तो पोषित करती थी लोगों को, सीधा आरोप आप पे जड़ दिया। पर आप कैसे सोचते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण को कैसे कम किया जाए? क्योंकि तमाम नाम हमारे सामने आ रहे हैं जो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, जिनको लोग मार देते हैं, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, पर आगे लिखा है पूर्व विधायक या पूर्व सांसद। रविंद्र भाई, आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीतिक सूक्ष्मता धीरे धीरे जैसे राजनीति मैच्योर होती है, अभी ये बहुत मैच्योर नहीं हुए। अच्छा, राजनीति को मैच्योर करने में 100 साल लगता है, अब थोड़ा पहले होना चाहिए जी। तो मुझे लगता है कि 76 साल तो हम बिता चुके हैं जी। तो राजनीतिक सूक्ष्मता एक बहुत बड़ा सवाल है जी, होना चाहिए ऐसा जी। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक गाइडलाइन भी जारी किया जी कि आपराधिक छप के जितने लोगों को टिकट दिया जाता है जी, बहुत बढ़िया बात की आपने, उनका पार्टीज अपने वेबसाइट पे पूरा डिटेल जारी करें। जी बिल्कुल। अगर डिटेल नहीं जारी करती है तो इसको अमानना माना जाएगा जी, पार्टी दोषी मानी जाएगी जी। मैं इसका समर्थन करता हूँ जी। बस इसमें ये नहीं था कि आप जो दोषी हैं उनको टिकट मत दीजिए, क्योंकि दोषी नहीं होते हैं जी। क्योंकि जो दोषी घोषित हो जाते हैं 2 साल या 2 साल से ऊपर तो उनकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है। अच्छा। लेकिन जो 10-10, 15-15, 50-50 केस लेके चुनाव लड़ते हैं उनपे कैसे रोक लगे करके जी, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को बैठना पड़ेगा। जैसे मायावती जी ने अभी कहा, ये बात एकदम इसी स्पष्टता, एकदम इसी रूप में, चर्चा इसी रूप में दिसंबर 2021 में कह चुकी हैं जी, विधानसभा चुनाव से पहले। अच्छा, अक्षरशः कोई अक्षर शब्द बदला नहीं है जी, लेकिन तब भी दिया गया दागियों को टिकट। अच्छा। अब इसमें ऑल पार्टी मीटिंग करके एक निर्धारण करना चाहिए कि जो मुकदमे हैं, अगर व्यक्ति दोषी नहीं है, जी, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी करीब 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के दोषी इस प्रकार से मुकदमे हैं उनके ऊपर में जी,
तो उसकी एक सीमा क्या हो, क्योंकि अगर इसको नहीं बनाएंगे तो अपराधी पहले शुरू किया, व्यापारियों का वर्चस्व बढ़ा लिया राजनीति में, अच्छा उसके बाद में अपराधियों का वर्चस्व बढ़ा लिया। अच्छा तो धीरे धीरे क्या होगा, राजनीति धीरे धीरे व्यापारियों के हाथ में चली गई है, जी, अब धीरे धीरे अपराधियों के हाथ में चली जाएगी। अच्छा तो ये बैठ के सारे पार्टीज को आपस में जरूर डिसाइड करना पड़ेगा कि ठीक है दोष देना या नहीं देना, क्योंकि 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं। या कुछ बदमाश लोग हैं वो अपने को दूध घोषित होने से पहले इनको मार डालते हैं, उनको मार डालते हैं। लेकिन जिनके ऊपर केस है, केस का जो नेचर है उसके हिसाब से हम जो दागी है, दोषी और दागी दो अलग अलग शब्द हैं। बिल्कुल। तो जो दागी व्यक्ति है उनको टिकट ना दिया जाए। अच्छा अब एक समस्या इसमें आती है, ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ज्यादा आई। अच्छा कि इन्होंने किसी को भी पकड़ा, उसके ऊपर ढेर सारे मुकदमे लगा दिए। अच्छा 6 महीने में ही इतने मुकदमे लगा दिए, उनको गैंगस्टर बना दिया और तड़ी पार कर दिया। अच्छा ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भी क्या करें, क्योंकि कानून इसका डिसाइड नहीं कर सकता, इसको डिसाइड करना पड़ेगा और ऑल पार्टी मीटिंग में ही। और ये निश्चित रूप से करके जी, और दागियों को भी अलग करना पड़ेगा। अगर हम दागियों को अलग नहीं करेंगे तो जैसे व्यापारियों का कब्जा है जी, हमारे पार्टियों पे, इसी जी। प्रकार से आने वाले समय में अपराधियों का भी कब्जा हो जाएगा। ठीक मैं है इस बात का राजनीतिक रविंद्र भाई, सूचना अभी का आपने एक पूर्ण बात समर्थन कही, करता हूं। दोषी और दागी अलग अलग है, पर क्या करें, व्यवस्था ऐसी है कि 44 साल तक मुकदमे चलते हैं, सजाएं नहीं होती हैं, स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि वो दागी है कि दोषी है। अभी हाल का घटनाक्रम आपने देखा है, तो शायद न्याय व्यवस्था में भी यहाँ काम करना पड़ेगा कि स्पष्ट हो पाए कि सामने वाला दागी या दोषी है, क्योंकि मुकदमे लगे रहते हैं, कार्रवाई चलती रहती, तारीख चलती रहती है, और वो अपराधी मुकदमे लिए हुए जनता का प्रतिनिधि बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, यहाँ तक कि मंत्री बन जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पर जल्दी ही उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये दागी है, ये मुकदमे राजनीति प्रेरित है, या वास्तव में इस तरह के मुकदमों को या इस तरह के जो अपराध है उसको अंजाम उस व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया है। बिपिन भाई, आपकी बात लूंगा मैं। जी बोलिए रविंद्र भाई, जल्दी सवाल लीजिए रविंद्र भाई। देखिए इसका रूप अगर आपको देखना हो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में देखने को मिलेगा। लीजिए। 2 दागी जी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री हैं। मतलब जो सॉरी गलत बोल दिया मैं, दागी तो 111 हैं। अच्छा, दोषी 2 लोग हैं जिनको न्यायालय ने दोष दे दिया है, 1.5 साल की सजा दे दी है। वो जमानत पे हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। अच्छा सर, नाम बता दीजिए। अब नाम सभी लोग जानते हैं क्या होता है। जी जी। तो ये दोनों लोग कैबिनेट मंत्री हैं। अच्छा, तो मैं ये इसका मतलब मैं भाजपा को घेरे में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं राजनीतिक शुचिता का बात कर रहा हूँ। घेरे में लगे कैसे, सब एक ही है। घेरे में लगे कैसे रविंद्र भाई, सब एक ही है, कैसे घेरे में लेंगे? अगर ये भी कर रहे हैं तो वही पृष्ठभूमि आपकी भी है, कैसे अलग लेंगे? अब यहाँ पर तो आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, अगर आप एक एक पार्टी को करेंगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगा के बच जाएगी। जैसे अभी हमारे विवेक श्रीवास्तव, भाजपा के प्रवक्ता महोदय विवेक भाई साहब ने कहा कि ये राजनीति का अपराधीकरण तो मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था। तो अगर मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था तो आपके 303 में से 116 कैसे दागी हैं? 2 कैबिनेट मंत्री दोषी कैसे घोषित? ठीक है। हाँ, तो वो ठीक है। ये इस प्रकार के, अगर इस प्रकार का वातावरण रहेगा जी, तो जैसे व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है, वही मेरा कहना है कि अपराधी कब्जा कर लेंगे, फिर हम ये कहने लायक भी नहीं बचेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस सुरा मिश्रा, राय क्या है आपकी? क्योंकि यहाँ पर सांसद तो आपके भी दोषी हैं, अपराधी पृष्ठभूमि पे हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है मुकदमों के मामले में। एक सांसद है, उन पर 209 मुकदमे हैं। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं करूँगा, पर जो शुरुआत यहाँ पर हो रही है उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कुछ अलग तरह की रणनीति बनाकर एक अलग तरह का एक उदाहरण पेश करेगी? ऐसे लोगों को टिकट देगी जिनकी साफ जो छवि है वो साफ सुथरी होगी, पढ़े लिखे होंगे, जनता के प्रतिनिधि होंगे? या आपका जवाब भी प्रवक्ता बीजेपी की तरह रहेगा कि जनता वोट देती है, जनता क्यों वोट देती है, जनता अच्छों को वोट दे, हम अच्छे लोग ले आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी रविंद्र भाई ने बहुत बड़ी बात की थी जी। उन्होंने कहा था कि जब चीज़ें बेहतर होने की गुंजाइश बनने लगे जी। और जब इस बात पे बात करने लगे
जी। आपने दो शब्दों का प्रयोग किया, व्यापारी और अपराधी। जी। जाहिर सी बात है कि व्यापारियों का अगर किसी खास वर्ग का प्रभाव पड़ेगा तो जो खुदरा या ऐसे ही बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके साथ दिक्कतें आएंगी। अच्छा। अब यहाँ पे जो बात रविंद्र भाई ने कही, मतलब ये स्वागत योग्य बातें हैं अगर वो बात कोई भी कर रहा हो। कहा जाता है ना कि अगर सही बात कोई भी व्यक्ति कर रहा हो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको ले आएंगे, अच्छा। कैसे उसकी बात की जाएगी। अब जब भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कह दिया कि मायावती जी की बात पे डिबेट नहीं करना चाहिए, मैं सोचती हूँ जब अटल जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि हृदय को बड़ा रखना चाहिए राजनीति में। नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ, इनका हृदय छोटा बड़ा ये तो मापन उन्हीं के हाथ में होगा, क्योंकि जिस देश में मायावती जी ने एक गलती की, अच्छा, उनको भी मुख्यमंत्री बनने के समय जो उनके मंत्री होते उनके मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। अच्छा। दिक्कत क्या होती है कि हम कह तो दूसरों को उंगली दिखा देते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पे हमारा कभी भी निगाह नहीं जाती। मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपके अभिव्यक्ति की आजादी में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, शुचिता और सदाचार, क्या बात है। तो मान लीजिए वो शब्द नहीं हो पाया जब उसको होना चाहिए था, तो आज क्या बिगड़ा है, आज हम उसको क्यों नहीं कर सकते हैं। और जो चीजें न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया आपने उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीतिक रूप से संविधान के बनने में कुछ चीजें जो हमने ली, क्योंकि संविधान के बनाने की आवश्यकता उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि हमने न जाने कितने देशों से उस चीजों को लिया और उसको एक संविधान के रूप में अपने लिए लिया कि हम ऐसा करेंगे। हो सकता है कि उस वक्त में, उस देश स्थिति काल में कुछ चीजें हम आज के समय के अनुकूल न देख पाए। लड़ने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि तब हो सकता है जब बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब मैं कहूं कि मैं ट्यूबवेल का पानी जैसे पहले 30 साल पहले निकालते थे, आज ऐसे करेंगे, तो ये तो मतलब विकास की धारा को मोड़ने की बात हो गई। आज हम कैसे अपने इस स्थिति में, आज के देश काल वातावरण में कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे, अपराधीकरण जो राजनीति की हो रही है, मैं आपको बताऊं, चाहे वो एडीआर की जब रिपोर्ट आई थी जी, मैं बताऊं रिपोर्ट देखने के बाद सच में शर्मिंदगी होती है कि हमारी ये रिपोर्ट क्या बता रही है, क्योंकि उस रिपोर्ट में जिस तरह से दिया गया कि 43% लोग ऐसे हैं कि अगर उन पे साबित हो गया तो आपका सदन इतना खाली हो जाएगा। अब सोचिए जिस देश में बिल्कुल नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि जब आपने, मैं एक बोल दूं गौरव जी, जब आजम खान जी के ऊपर कोर्ट का आया, अब सोचिए आजम खान जी का जो बना के उनको हटाया गया, क्या कोई ऐसा मसला है कि उनका वो वक्त वापस ला सकते हैं आप? तो ये होता है राजनीतिक द्वेष में। नहीं, गठबंधन नहीं। देखिए, सच बात को कहने के लिए पार्टी विशेष में या पार्टी के बाहर होने की जरूरत नहीं है। सच बात को कहने के लिए सच में कुछ भी घालमेल करने की जरूरत नहीं होती है। मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ इस देश के नहीं, देखिए, कोई बयान नहीं आया। व्यवस्था में रह के कौन व्यवस्था को चोटिल कर रहा है, बड़ा प्रश्न ये होता है। आज की व्यवस्था में जिस तरह से संविधान, अभी आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कहा मापदंड हमारा अपना है। जिस देश में संविधान को दता बता के मापदंड अपने बनाए जाएं, अपने मापदंड के आधार पे देश की हर चीजों को दरकिनार कर दिया जाए, उस देश में आप सोच सकते हैं। नहीं, मैं समझ गई क्या, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने चीजों को, जो आपके दागी लोग हैं या जो दोषी हैं या दोषी नहीं है, तीनों बात मैंने बोली। अब इस बात को है ना कि नहीं मैंने दागी कह दिया, मैंने दोषी कह दिया। जितने लोगों पे अपराध के, और अपराध के मसले आप जानते हैं कौन कौन से हैं, बलात्कार के, हत्या के, डकैती के, इस तरह के अनेकों बड़े मुकदमे हैं। अब उन मुकदमों में टाटा है, क्या नहीं लगा है। अब सोचिए उन मुकदमों पे बात नहीं हो रही है, लेकिन राहुल गांधी के मुकदमे में जितनी तेजी दिखाई गई, मैं चाहती हूँ, मैं तो स्वागत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इतनी ही तेजी से इस देश में काम होना चाहिए, जाग के काम होना चाहिए। देखिए आपका देश कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, यही नहीं, दर्द नहीं है, ये हकीकत है। हमारे आज के 20 साल के बाद जब पीढ़ियां प्रश्न करेंगी आपसे कि आखिर एक केस में जिसमें किसी को कोई हानि नहीं हो रही थी, जिसपे बात कही गई थी वो वादी भी नहीं था, उसके बावजूद इस पे इतनी जल्दी काम कर दिया गया। लेकिन जो बेटियां जो बलात्कार की शिकार होती हैं, जो हत्या डकैती के मसले होते हैं, उनको आप रोज आपने देखा था अभी एक बच्ची जिस पे बलात्कार की कोशिश की गई थी, जमानत पे छूटे हुए लोगों ने जलाया उसके घर को नहीं, बच्चे को ही जलाया। इस तरह की चीजों पे कोई बात नहीं करने वाले लोग हैं, लेकिन बात करते हैं शुचिता सदाचार की। देश की वर्तमान स्थिति के साथ मजाक है। सो रहा है तो विपक्ष भी सो रहा है। मैं तो दोनों को कहूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा। समाज सेवी विवेक शर्मा, सबकी बयान सुने, सबकी बात सुनी, रविंद्र भाई की, विवेक भाई की और सुधा मिश्रा जी की। कैसे देखेंगे? राजनीति अपराधीकरण की रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है
कि ऐसे लोगों को हमारी संसद से दूर रखा जाए, ऐसे लोगों को हमारी व्यवस्था से दूर रखा जाए, क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक मानसिकता का आदमी कभी विकास की और तभी अच्छाई की बात नहीं कर सकता। जब भी चीज़ें होंगी खराब होंगी, और ऐसे लोग हमेशा गलत लोगों को ही बढ़ावा देंगे। क्या राय है, आपकी राय है? और इसके लिए क्या कोई पहल होनी चाहिए विवेक शर्मा समाज से? तो यहाँ पर समाज के रूप में एक सामने बिठाला है, जी। तो केवल मैं यही कहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम एक आम आदमी का जी। के मन की बात आप सुन रहे हैं। जी आम आदमी के मन की बात आपके माध्यम से और लोग भी सुनेंगे, जी क्योंकि अभी तक तो केवल मन की बात सुनने के लिए जी पार्टियां बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, रोज पंपलेट छप जाते हैं कि मन की बात आएगी और उसको अच्छा अच्छा कार्यक्रम को देखना है। अच्छा अच्छा तो इंफॉर्मेशन के लिए बड़ा सब प्रचार प्रसार हो जाता है अच्छा। कि मन की आप बात देखते नहीं आएगी, देखते? सुनेंगे। आप देखते कि लेकिन नहीं देखते? सर मैं वही तो बता रहा हूँ। अब व्यथा इस आम आदमी की सुन लीजिए, आम आदमी के मन की बात आपके मान कर रहे हैं, उसको भी तो कर लेने दीजिए सर, नहीं तो आप ही रोकेंगे क्या? बिल्कुल। अभी एक आदमी की मन की बात नहीं सुन रहे जी। हैं, अब ये जनता के मन की बात है। बहुत बढ़िया। जनता के मन की बात ये है कि जनता बनी फुटबॉल, आपको पता होगा। बहुत बढ़िया। बार बार लिख रहा हूँ, बार बार मैं ट्वीट भी करता हूँ, फुटबॉल बनी है जनता। लीजिए। जितनी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके बीच में फुटबॉल बनती है। अभी हम इस टाइम के जो माहौल को देख रहे हैं, इसमें लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लीजिए। आपने देखा, कोई अगर तो सबसे बड़ी बात ये लगती है जी। कि सामने अगर पार्टी विपक्षी ऐसा दल नहीं है जी। जो इस दल के सामने अपनी बात को रख पाए क्या बात है? या बोल पाए, जी क्योंकि कहीं ना कहीं सबके सब दागी, लीजिए। सब दागी, बड़ा दबाव। कोई दूध का धुआं नहीं, जी। सब दागी। बस केवल सब अपने अपनी छुपाना जानते जी। हैं, और अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आया जी कि किसी को सामने लाकर ये कहा जा सके कि ये हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या ये काम ये पार्टी कर सकती है। अच्छा अभी तक नहीं देखा होगा। अच्छा। और इस सत्ता पक्ष की बात कर लें कि अगर आप उनके लिए कोई बात आईना दिखाने का काम करते हैं, जी। हम या आप अगर कोई दिखाने का काम करते हैं तो हम लोग ट्रोल हो जाते हैं, हम ट्रोल लोग हो को जाते ट्रोलिंग चालू कर देते हैं लोग। जी जैसे आपको भी अभी करेंगे, ये खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपको भी अभी मैसेज आने चालू हो जाएंगे, ट्रोल होने चालू हो जाएंगे, मैं भी ट्रोल मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन सर मैं तो तैयार हूँ, मैं इसलिए अपने मन की बात मैं कह रहा हूँ, उठाता अपने मन रहूंगा। की बात सुन- जी। सर मैं सुन नहीं रहा हूँ, अपने मन की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, और अपने आपके माध्यम से सब लोगों को बता रहा हूँ अपने जी। मन की बात, जो एक आम आदमी के मन की बात है। जी क्योंकि यहाँ आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती, केवल जी। अपने मन की बात सुनाई जाती है। जी ये भी बहुत गलत है। जी की बात कौन सुनेगा? जनता को फुटबॉल बना कर रख दिया सारी पार्टी वालों ने। जी। अगर कोई बात अगर आप बताइए या समझाइए तो केवल केजरीवाल का दिल्ली दिखा दिया जाता है कि अच्छा। देखिए केजरीवाल ने कितना नरक कर दिया, जी। आपको नहीं बोलते, पीछे पड़े। मतलब मैं किसी एक पार्टी की दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। तो यही बातें आती है निकल कर। जी। या अगर कोई काम गलत हो गया, अगर अच्छा हुआ तो हमने किया, हमारे फलाने ने किया, फलाने हैं तो ये काम होगा, जी आजीवन होता रहेगा। लेकिन जी। कुछ गलत हो गया तो ये के समय का काम है। जी। जितना सारा काम है, ये सारा का सारा काम जो गलत हुआ है वो नेहरू ने कर दिया। जी। अब पता नहीं गलत काम में इन लोगों के रात में सपने में नेहरू आकर बता देते कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, या आपने ये मतलब जो भी सरकारी संपत्तियां बेच दी या बेच रहे हैं, या रेलवे का आप हाल देख रहे हैं कितना बुरा हाल है, आप ट्रेनें चलवा रहे हो, ऊपर से झरना बह रहा है और उसमें आदमी सफर कर रहा है। मतलब यहाँ कोई किसी पार्टी को मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग तो फुटबॉल बने हुए हैं और मन की बात सुन रहे हैं। हमारे मन की बात कब सुनी जाएगी? अच्छा। और विवेक बहुत अच्छी बात कही जी। कि भाई हम तो जनता तो वोट करती है ना, इसी साथ ही जनता वोट करती जिताती और वो जी। जिताती रहेगी, जी। बनती रहे। जी। जो जितना बड़ा सज्जबाग दिखा सकता है जनता उसके पीछे भागेगी। विवेक भाई, पर यहाँ आप- विवेक शर्मा जी एक सवाल मेरा है, यहाँ विवेक श्रीवास्तव ने ये बात तो बहुत अच्छी कही कि जब लोग खड़े होते हैं तो जनता क्यों नहीं देखती है कि जो व्यक्ति शिक्षित है, अच्छी पृष्ठभूमि का है, तो उसको यहाँ वोट दें। पर यहाँ पर जब वोट दिया जाता है तो जनता का झुकाव अभी आपने जो जी मैंने आपको शुरुआत में बोला कि कोई दूसरा नहीं है, जी सामने जितनी भी पार्टियां दिखाई दे रही सब वही दिखाई दे रही जी। और एक चीज और आपको कहूंगा, जी। किसी एक आम इंसान को टिकट नहीं दिया जाता जी। तो उसके पास पैसा नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर उसके पास पैसा होगा तो उसको टिकट मिलेगा, अदरवाइज आपके पास पैसा नहीं,
आप अगर ये सत्तारूढ़ पार्टी बोलती है कि हम बिना टिकट देते हैं, बहुत गलत, बिल्कुल वहां झूठ बोला जाता है। अच्छा। बिना पैसे के सारे व्यापारी हैं, ये गुजराती शैली आ गई है, आप दोगे तो आपको मिलेगा। अच्छा। अभी आप लखनऊ को देख लीजिए, महापौर अभी हमारी महापौर बनी है, अभी महापौर के लिए बंगला ढूंढा जा रहा है। अच्छा। इस तरह का काम क्या कहाँ होगा, कहाँ हो पा रहा काम बताइए आप। नाले जहाँ अतिक्रमण है, अभी पानी गिरेगा, पता चलेगा। रखूंगा किसी दिन पानी के बहाव पर डिबेट रखूंगा, मैं तो रखूंगा भाई, कोई रखे ना रखे। अभी बड़े बड़े अधिकारी पानी में उतर कर दिखाएंगे, फिर उसका फोटो सेशन होगा, फिर आप भी छापेंगे, हम भी लिखेंगे कि बहुत अच्छा किया, ताली बजेंगी। तो ये केवल सरकार काम कर रही है। तैयार रहिए, अभी बीमारियां भी आने वाली हैं, संक्रामक बीमारियां भी आएंगी। और आपको बताऊंगा, मतलब आप सोचिए, लोकतंत्र खत्म करने वाली बात मैंने आपसे कही थी, वो मैं इसलिए बोला हूँ। अभी नोएडा में एक रेहड़ी पटरी महासंघ है, इसके श्याम गुप्ता जी अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा गए हुए थे, तो उन्होंने उनको मिलने के लिए बोला था कि हम वहां पर जाकर अगर नहीं मिलेंगे तो करना देंगे। उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लोकतंत्र खत्म है सर। अच्छा, खत्म हो गया, आप मिल नहीं सकते। अब बेविश्वास बताएं, खत्म है कि जिंदा है? चलिए ठीक है, ठीक है। आमिर भाई राय। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल किया, और वाकई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये जी। और साधुवाद आपके चैनल को जी और आपको भी जी। इस तरीके की डिबेटें होना चाहिए, जिससे कि जैसे विवेक शर्मा ने कहा कि सबके मन की बात, जी, सिर्फ मेरे मन की बात नहीं, सबके मन की बात। क्या बात? तो ये सबके मन की बात का ही एक मुद्दा है जी। देखिए गौरव जी, राजनीति का अपराधीकरण अगर ईमानदारी से देखा जाए जी, तो 89 के बाद से शुरू हुआ जी, 89 से जी। 89 से पहले मैं कोई कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा, जी। लेकिन एक सच्चाई है कि कांग्रेस ने माफियाओं को, बदमाशों को, गुंडों को या छुट भैये गुंडों को, जो भी मतलब उस दौर में जो जिनकी मतलब टाइटल रहते हों, जी, उनको सरपरस्ती तो की होगी, लेकिन कभी टिकट देकर क्या नेता बात? नहीं बनाया। बड़ी बात, एक ईमानदारी की बात बिल्कुल ये है। बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरी बात, 89 से जब ये शुरू हुए गठबंधन, और गठबंधन के बाद उसमें फिर ये देखा गया कि कौन कितना पूंजीपति कितना पैसा दे सकता है और कितना बड़ा अपराधी है जो चुनाव लड़के जीत सकता है। अच्छा। उनको टिकट देने का एक चलन शुरू हुआ। कौन शुरू किया है चलन? अब ये गौरव जी आप भी जानते हैं, तमाम जितने क्षेत्रीय दल थे सबने मिलकर जनता दल बनाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। अच्छा। और 88 सांसद उनके भी जीत करके आए थे। तो उसके बाद से फिर ये चलन शुरू हुआ कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ। हाँ। और उसके बाद 89 से जो शुरुआत अपराधीकरण की जो राजनीति में हुई गौरव जी, तो फिर जिसको ये लगा, जिस पार्टी को लगा कि ये सबसे बड़ा माफिया है और ये सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है, तो दो लोगों को टिकट सारी पार्टियों को मापदंड होने चाहिए, पैसा हो और माफिया हो। जी। तो एक तरफ तो पैसा को देखा गया, दूसरी तरफ माफिया को देखा गया, कौन जीत सकता है। अभी विवेक भाई कह रहे थे कि हम टिकट नहीं देंगे, लोग वोट ना दे तो हम टिकट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है विवेक जी। देखिए एक बात समझ लीजिए, मुझे एक इंटरव्यू जावेद अख्तर का याद आ गया कि उन्होंने कहा कि किसी ने सवाल किया कि आजकल जो फिल्मों में नंगई है, बिल्कुल अश्लीलता है और वो लोग देखना चाहते हैं, तो जावेद अख्तर ने एक बहुत सटीक बात कही थी कि नहीं, देखना नहीं चाहते हैं, आप दिखा वही रहे हैं, इसलिए लोग देख रहे हैं। बात सच्ची ये है। तो विवेक जी, ऐसा नहीं है कि आप लोग वोट दे रहे हैं, अगर आप टिकट नहीं देंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा। वोट आदमी मजबूरी देखता है, फिर देखता है आदमी पार्टी कि मेरी पार्टी से कौन, जिसको मैं एग्जाम्पल में किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं या पसंद करता हूं, तो मैं अपने ही कैंडिडेट को वोट दूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा हत्यारा हो, कितना बड़ा बलात्कारी हो, लेकिन हम वोट उसी को देंगे। क्यों? मेरी नजर में सबसे बेहतरीन आदमी और सबसे क्लीन आदमी वही है जिसको मैं पसंद कर रहा हूं, या जो जिस पार्टी को मैं पसंद कर रहा हूं। तो विवेक जी, ये तो बात आप कहना छोड़ दीजिए और ना कहिएगा आइंदा के लिए कि मैं वोट लोग देना छोड़ देंगे तो मैं टिकट देना छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन अगर आप टिकट नहीं देंगे विवेक जी, तो लोग वोट भी नहीं देंगे। वोटर की मजबूरी होती है, वो पार्टी पहले देखता है, बाद में कैंडिडेट देखता है, और तभी चुनाव होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, बसपा के ऊपर जैसे आरोप लगाए गए मायावती ने, देखिए मायावती का जो भी जैसे भी पार्टी चलाई हो, देखिए एक बात, मायावती पे इल्जाम बड़ा है गौरव जी कि वो पैसा लेके टिकट देती हैं।
ये आम आदमी कहता है, हर पार्टी का नेता कहता है। लेकिन गौरव जी मैं सवाल करता हूँ, कौन सी पार्टी ऐसी जो पैसा लेके टिकट नहीं देती है? बड़ा सवाल। एक कांग्रेस पार्टी की बात जो रही, कांग्रेस पार्टी में बड़े उच्च स्तर पर ना पैसा लिया जाता हो, लेकिन नीचे दलाल स्तर के लोग बैठे हैं, वो बगैर पैसे के वो भी टिकट नहीं दिलवाते, ना उनकी कोई पैरवी करते हैं। तीसरी बात गौरव जी, उन्होंने कहा था कि मायावती के रहे होंगे अपराधी, मैं इसका इनकार कतई नहीं करता। लेकिन एक बात भी मैं गौरव जी याद दिला दूं, रमाकांत यादव जी सांसद हुआ करते थे आदमगढ़ के, और अपराधीगण में उनका नाम आ गया था अपराध में और खुल गया था मामला। मायावती जी ने अपने बंगले से उनको अरेस्टिंग कराई थी। गौरव जी ये भी एक इतिहास में लिखा जाएगा, और ये बड़ा इतिहास है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में गौरव जी जितने भी पार्टी के अपराधी हों, चाहे किसी पार्टी को मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा अपराधी हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। दूसरी बात, एडीआर का भी जिक्र हुआ था, किसने करा था मुझे याद नहीं आ रहा है। एडीआर की जो स्कैनिंग है, जो एडीआर ने स्कैनिंग की है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट को, 49% लोग उसके अंदर आपराधिक छवि के हैं, और छोटे मोटे अपराधी नहीं है, सब गौरव जी बड़े अपराधी हैं। अब इसको हमारे बड़े भाई विवेक भाई स्वीकार करें या ना करें, ये इनकी सोच है, क्योंकि तमाम दाग अपने दामन के नहीं दिखते हैं। हमेशा हम दूसरों पर लांछन लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो सपा के तो कहेंगे ही भाई, सपा उनको कहती, इनकी और सपा की नूरा कुश्ती रहती है, भाजपा और सपा की, क्योंकि वो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की बात करते हैं, वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की बात करते हैं, और तमाम पार्टियां नगण्य हो जाती हैं उसमें। तो गौरव जी सच बात ये है कि इन दोनों की नूरा कुश्ती है। देखिए अगर आप वोटों की आप बात करें तो अभी आपने जिक्र किया था 2022 का गौरव जी, भाई बहुत स्पष्ट सी बात है, इसको कोई आदमी अन्यथा ना ले। 8.5% वोट है अधिक से अधिक यादवों का उत्तर प्रदेश के अंदर, और अखिलेश को इससे पूर्व 22 से पूर्व 6% वोट मिलता है, लेकिन 14 से वोट 6% में भी 50% बीजेपी में जा रहा है। 22 में भी खुला वोट, एक तरफा वोट अखिलेश यादव को मिला। लेकिन 6 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, सरकार चेंज हुए, अखिलेश यादव जी एक सिंगल मामले में, मैं बींगे मुस्लिम बात कर रहा हूं, कि सिंगल मामले में मुसलमानों के पक्ष में नहीं खड़े हुए। जब हमें आपकी जरूरत पड़ी तब आपने मुझे पीठ दिखा दी। आज कांग्रेस गौरव जी जो छटपटा रही है उसका भी एक कारण है। देखिए कांग्रेस ने भी कम धोखे नहीं दिए मुसलमानों को, बड़े बड़े दंगे हुए देश के अंदर, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी आपको याद होगा 2004 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद 2005 में सच्चर कमेटी बनी। सच्चर कमेटी पे मुसलमान इतना खुश हो गया था कि शायद अब मेरे कुछ दिन बहुर जाएं। लेकिन क्या हुआ, 2009 में मुसलमानों ने खुल करके वोट दिया, यहाँ तक कि जो लेफ्ट था वो भी किनारे हो गया, कांग्रेस फुल प्लेस आ गई। लेकिन 9 में क्या हुआ, सच्चर कमेटी को उठा के डस्टबिन में डाल दिया गया। सच्चर जी जो राजेंद्र सच्चर जी थे, मेरी खुद उनसे 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि ये सब निकाल दिए। मैंने कहा सरकार पूरा फाड़ के फेंक दिए, मनमोहन जी से कहा, लेकिन मैं इसमें जो देखा है मैंने वही लिखा है, मैं इसमें तो कुछ निकालूंगा नहीं। 2009 में फुल फ्लेज सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस ने मुसलमानों की तरफ से रुख लिया, कुछ नहीं दिया। आज यही स्थिति है, जो मुसलमान को तो वोट आज भाजपा भी चाह रही गौरव जी। तमाम देखिए अभी परसों की मोदी मित्र बनाए जा रहे थे देवबंद में, तमाम पसमानदा सम्मेलन करे जा रहे हैं। आप मुसलमानों की खुल के बात क्यों नहीं करते हैं? विवेक जी मैं आपके साथ खड़ा होने को तैयार हूं, लेकिन आप मंशा और ईमानदारी स्पष्ट करिए कि मैं चाहता क्या हूं और आपसे क्या चाहता हूं। चलो ठीक है विवेक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक श्रीवास्तव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी विवेक भाई, क्या कहेंगे आप मेरे भाई की बात पर? देखिए इनकी पीड़ा 2-3 तरीके से है। 2-3 तरीके से? अच्छा, पीड़ा 3 तरीके से है। कभी तो ये मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, कभी ये मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। अच्छा भाई गौरव श्रीवास्तव जी, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने बींगे मुस्लिम बात की है, मैं मीडिया का आदमी था हूँ और मरते दम तक रहूंगा, और मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मुसलमान ही मरूंगा भी, इसमें तो कोई बढ़ाई भी नहीं। ये पीड़ा नहीं है, ये एक वो आईना था जो मैंने आपको दिखाया है। आप हमारा वोट तो चाहते हैं लेकिन हमें देना कुछ नहीं चाहते हैं। आज भी आपके मुख्यमंत्री ने कहा है धर्मांतरण को लेकर, आप तमाम सनातनी बौद्धिस्ट हो गए, उसके आप बात नहीं करते हैं, और मुसलमान कहीं नहीं मतलब हिंदू हो रहे हैं तो आप मुसलमानों को चढ़ाने के लिए धर्मांतरण की बात करते हैं, वकालत करते हैं। तो श्रीवास्तव जी आप भी एक क्लियर रखिए बात। अच्छा चलिए पूछ लेता हूँ देव भाई, पीड़ा बोल लीजिए, 3 पीड़ा थी जी। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टिकरण किसी का नहीं। रविंद्र भाई मुस्कुरा रही है आपकी बात पर। भारतीय जनता पार्टी किसी के तुष्टिकरण में विश्वास नहीं करती। अच्छा, अगर कोई ये सोचता हो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उसका तुष्टिकरण होगा, ये संभव नहीं है जी। जिस तरह का स्वाद लोग अन्य सत्ताओं में चख चुके हैं, अच्छा, उस तरह की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ कानून का शासन चलेगा, कानून अपना काम करेगा। अच्छा,
जिस तरह से राबिन जी की पीड़ा है, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीवास्तव जी, समझा रही मैं थी। आपसे बस एक पूछना चाहती थी, बस सुरा बीच मिश्रा में कुछ पूछ रही है इंटरप्ट आपसे, सुरा करूंगी। मिश्रा को जब आप लोग ये बातें करते हैं ना, ये रटी रटाई बातें, मैंने मतलब शायद जितने भी डिबेट किए होंगे हजारों की संख्या में, हर भाजपा प्रवक्ता के साथ जो लाइनें होती हैं, क्या सबका बोल रहे हैं? पढ़ के आते हैं साथ, क्या? नहीं बताती हूँ, मुझे प्लीज कुछ वक्त दीजिए। सबका साथ सबका विकास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी हुई है, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। ये सुबह से शुरू करते हैं शाम तक, और सोचिए 80-20 ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, बौद्ध जैन सारे धर्मों की बात ये करते हैं, देश में कुछ हुआ ही नहीं ये करते हैं, 14 के पहले संविधान नहीं था ये कहते हैं, सबको कुछ नहीं था ये कहते हैं, फिर कहते हैं कि सबका साथ सबका। अरे कौन सब, क्लियर तो करिए। आपके सब में 80-20 करके उत्तराखंड में आप दरगाह मंदिरों की बात कर देंगे, और जब रिपोर्ट आएगी बताएंगे नहीं किसी को, क्योंकि रिपोर्ट में 2 दरगाह बाकी सारे मंदिरें निकल आती हैं। तो दिक्कत इस बात की है कि जो आप ये तुष्टिकरण की बात करते हैं कि हम नहीं करते हैं, एक्चुअल में आप इस देश में जो एक होता है ना कि आपने खौलता हुआ एक माहौल बना दिया लोगों के बीच में, कि लोग आपस में पड़ोसी धर्म को भूल गए हैं। ये आप लोगों का किया गया सबसे बड़ा कुकृत्य मैं मानती हूँ, क्योंकि इस देश की संवेदना के साथ खिलवाड़ करना, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। तो आप लोग प्लीज मत कहा करिए सबका साथ सबका विकास। आप लोगों ने इस देश के संविधान और इस देश के सनातन संस्कृति के खिलाफ ये बातें आगे करते हैं आप लोग, तो आप लोगों के शब्द बोलने में अच्छे नहीं लगते हैं, न सुनने में, न देखने में, न तो आप लोगों में सूट ही करता है बात। सूट नहीं करता। आपकी बात हो गई। हाँ बोलिए। हम कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर नौटंकी नहीं करते। लीजिए। हम टोपी लगा गोस्वामी जी के, की सही बात लगती है आप पे, तभी बिल्कुल सुन लीजिए जी। हम दरगाह की टोपी पहन करके सजदा करने नहीं जाते। कव्वाली करवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट आ जाती है उसकी कि हम कव्वाली गाएंगे, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, चादर चढ़ाएंगे। आपने बोला, हमने आपको नहीं टोका, आप सुनने की यही बात विवेक भाई, बस रुक जाइएगा, यही बात आपकी कि आप जो ये कहते हैं ना कि हम मुस्लिम के दरगाह पे नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे आप? जब आप इस देश के संविधान को मानते हैं तो आप क्यों नहीं जाएंगे? सुन तो लीजिए, आपने अपनी बात कही, मैंने आपको नहीं टोका। बोलिए। अब हमारा जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, धर्म अपना अपना है, अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ठीक। हमारी आस्था हिंदू धर्म में है, जिसकी मुस्लिम धर्म है वो अपना मुस्लिम धर्म के आचरणों को करे जी। लेकिन जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के दत्तात्रेय गोत्र बता करके अच्छा टोपी पहन घूमने लगते हैं, अरे इस वो तरह की उनकी नौटंकी कौन, हाँ बताइए कौन है ऐसे लोग? सुन लीजिए कौन है? और अगर हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम इस आधार पर कहते हैं कि हमने अपने शासन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लीजिए। अगर प्रधानमंत्री आवास रामचंद्र को मिला है तो प्रधानमंत्री आवास मोहम्मद इम्तियाज को भी मिला है, क्योंकि आपके उसमें नहीं है, ये संविधान कहता है। आप कैसे बांट पाओगे? आपने कोई एहसान नहीं किया है। इस देश के सरकारों पे सभी भारतीयों का हक है, कोई एहसान नहीं करते हैं। क्यों, किस बात को सुनना है? अगर आपने किया होता तो हमें करने की जरूरत न पड़ती। वाह, इस बात पे तो ताली बनती है। आप इतने दिनों देश में आपका शासन रहा, आपके शासन में गैस के कनेक्शन के लिए सांसद के पीछे घूमना पड़ता था। हमारे शासन में घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। विवेक भाई, मैं एक बात जरूर कहूंगी, घर बनाने के लिए जमीन पहले ली जाती है, फिर नींव खोदी जाती है। आप लोग तो लिफ्ट नहीं लगाते, हम लोग स्टार्टिंग में पहले लिफ्ट लगा दो फिर जमीन खरीदेंगे। अरे कम से कम ऐसी बातें करते हैं आप लोग, तो उस बातों के तथ्यों को भी स्पष्ट क्या करिए। जनता आपसे जब जवाब मांगेगी तो उसका जवाब दे रही है। कर्नाटक उसका जवाब है आपके पास। अपराधीकरण पे ही बात हुई थी। सुन लीजिए, अमेठी में एक आवास था, उसी में राजीव गांधी जाया करते थे, उसी में राहुल गांधी झोपड़ी में झांकने जाते थे। अच्छा। मैंने कांग्रेस प्रवक्ता से कहा कि साहब ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा क्या गरीब के घर जाना पाप है? हमने कहा नहीं, जिस क्षेत्र में आपको इतनी बार सांसद बना के भेजा, भूल गए क्या? उस गरीब की झोपड़ी भूल गए क्या? इस बात का पाप है आप लोग। गरीब की झोपड़ी पक्का मकान क्यों नहीं बनी? लीजिए, ये पाप आपने देश के गरीबों के साथ किया है। और आप जो ये झूठ फैला के पाप कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। और जनता जिस दिन इसका जवाब देगी उसकी मार दिखाई भी नहीं पड़ती है। विवेक भाई, में आवास मुहैया कराए होते तो आज ये गरीबों को आवास देने का काम हमें न करना होता। आप मुझे बताइए, 5 किलो अनाज आवास क्या कोई एहसान कर रहे हैं? हमारे ही पैसों को अगर आप सरकार में कर रहे हैं, एहसान किस बात की है?
आपका काम आप कर्तव्य भी है। कर सकती थी। हमने जो आपके हाथ किया, किसने पकड़े थे? विश्व गुरु कैसे आप बन उस रहे हैं अनाज आप? को, अरे आप विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं? 14 से शुरू किया है क्या आपने विश्व गुरु आप तो उस बनाना? अनाज अरे को कम से कम बेचती थी शराब अपने कंपनियों को, पूर्वजों पे बियर प्रश्न कंपनियों उठाने को से बेचती पहले थी। आप लोगों को एक बार आप सोचना उस चाहिए अनाज को कि गरीबों अगर को दे आप करके अपने भूख से प्रधानमंत्री मरने पद से अगर संभाल बचा रहे हो कि पाएंगे तो हमारा आप देश पे हमारा देश के लोग संविधान कल्याण का का उठा काम रहे है। हैं। लीजिए। आपके समय में तो भूख से मरने की खबरों से अखबार बटे रहते थे। भूख की अच्छा। इंडेक्स पढ़ लीजिए, आपके समय में भूख तो की लोग भूखे इंडेक्स होते पढ़ थे। लीजिए, सारी इंडेक्स आप पढ़िए। अगर आपने कह रहा है जिस हंगर तरह इंडेक्स पढ़ लीजिए। होते, विवेक श्रीवास्तव, आपने जिस तरह हमें देश को आपको गिराने का रख प्रवक्ता लिया है कांग्रेस ना, हंगर इंडेक्स याद दिला रही है। कह रही हंगर इंडेक्स पढ़ अंदर लीजिए। इंडेक्स को कह दीजिए, हाँ, उसको चूल्हे में डाल दे लीजिए। हाँ वाह, और बताएं देश को जी। कि कौन सी एजेंसी उस हंगर इंडेक्स को जारी करती है, चलिए उसके अगर आंकड़े क्या यही हैं, चलिए। उसके आंकड़ों मुद्दा के आज का आधार वो क्या नहीं है। हैं। मुद्दा दर्शकों आज को का मैं वो बता नहीं है। दूं, बजाना बंद प्लीज करें एक हंगर मिनट इंडेक्स दीजिएगा। का। चलिए। दर्शकों को बता दूं कि अगर इनकी तारीफ हो तो वो इंडेक्स मानी जाएगी, हाँ। लेकिन सच्चाई दिखाई जाएगी तो ये लोग कहेंगे कूड़ेदान में तो डाल दो। सच्चाई अरे का आधार क्या है क्या है सबका बताओ साथ भाई ना तो कल देश का को। कूड़ा भी नहीं बोला है, बोला चूल्हे में डाल दी, चूल्हे आग में, लगा दी। मतलब ठीक कुछ है, भी, रविंद्र प्रताप कुछ सिंह भी। बोलूंगा आप। रविंद्र भाई आप बहुत मुस्कुराए हैं बीरेन्द्र भाई की बात पर, कहाँ डाले? विवेक भाई ने कहा सजता नहीं किए। जी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के पीठाधीश्वर गोरक्ष जो मुख्यमंत्री भी हैं, जी। संत कबीर नगर में गए थे और सजदा करके आए थे। अच्छा कहेंगे तो इनका वीडियो भेज दूंगा मैं, अच्छा। मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो सजदा करके आए थे। कबीर नगर में कहाँ गए थे इससे पिछली बताइएगा। बार भी जब कहाँ गए थे बता दीजिए। हैं कहाँ गए थे करने बता दीजिए। मगहर में, मगहर। मगहर में, मगहर में। मगर क्या है, जी मगर क्या है? लीजिए। क्या बताइएगा। है बाद में करिएगा। सजदा करके आए थे, चद्दर भी मगर- चढ़ाए थे, भेज देंगे रविंद्र आपको। भाई मैं जोड़ना चाहूंगी, अरे मगर वही जो नानक देव को सबको मिला के उन्होंने कई सालों का एक साथ कर दिया था, मगर उन्हीं में से कबीर दास जी का है जो आपने मिला के बैठा दिया था, जो कि कबीर कई दास जी वर्षों से के अंतराल में पैदा हुए कबीर थे। दास जी से इस्लाम का क्या संबंध भाई? लीजिए बोलिए रविंद्र भाई, कबीर दास जी का इस्लाम से क्या संबंध है? सजदा करके आए थे क्योंकि वो मजार है इस्लाम से और क्या मजार संबंध वाले होगा? सजदा करा रहे हैं। वीडियो भेज दूंगा मैं इनको। कबीर दास जी का इस्लाम चलिए। से विवेक जी क्या तो आप संबंध है? इस्लाम विरोधी हैं, फिर इसका मतलब ये हुआ ना, पूर्णतः फिर कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास रह गया है। आमिर साहब ने बोल हम दिया। कोई धार्मिक नौटंकी करने थोड़ी गए थे। अरे सबसे ज्यादा तो पाखंड भारतीय कोई जनता कोई पार्टी कर रही है कुर्ते के भाई। ऊपर जनेऊ पहन करके टोपी लगा के नाच छोड़ी रहे थे। अच्छा विवेक जी मुझे नहीं, आप प्रवक्ता कांग्रेस में बोल रहे हैं। रविंद्र भाई जी, आपसे बात हो रही है। गौरव जी। रविंद्र भाई आपको जवाब देंगे। रविंद्र भाई दूसरी बात ये है जी कि जब मुद्दा चल रहा है जी। कि राजनीति को शुचिता में लाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भग क्यों रहे हैं? हमने तो कोई इधर उधर की बात नहीं किया। तो भाग रहे आप हैं बात करिए राजनीतिक शुचिता की। राजनीतिक शुचिता के लिए हमें आपके आपस में बैठना पड़ेगा। सब अपना कानून बनाने लग जाएंगे, इसका हल नहीं निकलेगा। जी हल यही होगा कि तुम ज्यादा अपराधी को दिए, हम कम अपराधी को दिए, लेकिन अपराधी को दिए, बिल्कुल अपराधी को और बड़े व्यापारी को टिकट ना दिया जाए। जी। आप यहाँ का छोड़ दीजिए, मैं दक्षिण भारत में रहा हूँ, वहां एक एक एमएलए चुनाव लड़ने के लिए 15-15 करोड़ रुपया खर्च करता है। लीजिए। आखिर ये इसकी समस्या कैसे निकलेगी? क्या आप लड़ पाएंगे चुनाव? हम लड़ पाएंगे चुनाव? हम तो प्रधानी का भी लड़ सकते हैं। लीजिए। प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। तो इसकी समस्या निकालने के लिए आप बोलेंगे नहीं, दाएं बाएं करके आरोपित करेंगे। बैठिए ना एक मंच पे। अच्छा आप बड़ी पार्टी हैं। एक साथ बैठेंगे मंच पर आप? कांग्रेस दाएं बाएं जा रहे हैं? कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी प्रवक्ता है। के आरोप है, आप दाएं बाएं क्यों जा रहे हैं भाई? मंच पे बैठिए, आइए। देखिए गौरव जी, तो ये बातें साफ मन से होनी चाहिए। अच्छा साहब, ये कौन सी बात है? रमन भाई आपको मन खराब है क्या? आपका मन गंदा है गौरव आपका? साफ मन लेके बैठे हैं। अब मन नापने वाली कोई टेस्टिंग मशीन तो बनी नहीं है। ये अब ये कौन सा मीटर लगाऊंगा मैं कि मन साफ करके बैठे? ये विवेक भाई, ये कैसे मीटर लगाऊंगा मैं डिबेट में कि आपका मन साफ करके बैठे हैं कि खराब मन करके बैठे हैं? ये कौन सी बात है? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बोल दीजिए। अब लालू यादव का आशीर्वाद लेकर के अपराधी दलों के साथ बैठक करके, जी जिनके कुछ के डिप्टी सीएम जेल में, किसी के मंत्री जेल में हैं, हाँ। आप कहेंगे कि हम राजनीतिक शुचिता लाना चाहते हैं, तो इस पे कैसे कोई विश्वास करेगा? अच्छा कैसे कोई बात होगी? ठीक है ठीक है।
विवेक शर्मा अपनी बात रखिए, फिर मैं दोबारा लेता हूँ। अ, जनता की बात गौरव आएगी जी। कि नहीं आएगी? जनता के मन की बात बता रहा हूँ सर, जनता जी। के मन की बात। चलिए। और हमारे मन की बात, बाकी तो और कोई सुनेगा नहीं, कोई पार्टी वाला नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा। बाकी एक पार्टी अपनी सत्तारूढ़ पार्टी है, वो तो एक ही की बात सुनेगी, मन की बात, जनता की बात नहीं सुनेगी। अच्छा। लेकिन मैं आपको अपने मन की बात और जनता की बात आपके माध्यम से बता रहा हूँ जी। कि जनता ये चाह रही है, कुछ भी रही है, मतलब हमें देखना भी है कि 2024 में कितने बिना पैसे वालों को टिकट दिए जाए। क्या बात है। अभी 2024 कोई ज्यादा दूर नहीं है। जी। और आपके यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के हमारे विवेक भाई भी बैठे हैं। विवेक भाई से करीब तीसरी या चौथी बार मुलाकात हो रही है जी। आपके माध्यम से, तो जरा पूछ लेंगे कि इस बात सर, ये आवाज बहुत जी कि बोलिए विवेक भाई। कितने लोग बिना पैसे वाले, जिनके पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने का और काबिलियत है उनके, कितने लोगों को टिकट दे रही है पार्टी। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जी। किसी पार्टी हो, जी। कोई जरूरत नहीं, कुछ तो बिना जरूरत नहीं पैसा लिए टिकट है। जनता नहीं निराश दे है, रही। जनता निराश है दलों से। सर जनता निराश क्या, जिसके घर में चलिए वही खेलने लगता। जी। जनता तो भूल है। जी। जब ये लोग हैं तो उसके बाद इनके अधिकारी सुनते हैं, जी। ना अधिकारी सुनते हैं ना अधिकारी सुनता है, ना मंत्री सुनता है। हमारे मन की बात किसको बोले? जी। क्षेत्रीय पार्षद बन जाता, जब तक नहीं बनता तब भाई आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जी विवेक शर्मा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जब तक क्षेत्रीय पार्षद हो, जब विधायक हो, नहीं बनता है तब तक चलो ठीक है, समय कम है, ठीक है। सबका आखिरी कमेंट लेता हूं मैं, पर उससे पहले आमिर भाई की बात लूंगा। आमिर भाई क्या कहेंगे? गौरव जी, मैं विवेक शेर से भाई अपनी नाराज बात हो गए तो आपसे शुरू पूछा रहे करूंगा क्या कि है? हाथ इंसाफ के चोरों का भी क्या मैं काटूं, क्या बात? जुर्म कानून करे और सदा मैं काटूं। जी। सच तो ये है गौरव जी जी। कि मुद्दा था राजनीति में अपराधीकरण का, कहाँ चला गया? और ये पिछले 30 साल पहले शुरू हुआ गौरव जी। जी। और साथ ही साथ 2 साल के अंतर में एक और चीज शुरू हुई, जी। राजनीति का सांप्रदायिककरण। लीजिए, अपराधीकरण और सांप्रदायिककरण, ये दोनों दोनों मामले आ चीजें आगे पीछे शुरू हुई हैं जी। गौरव जी। मैं इस पर सब अगर कर रहे बात हैं, करूं तो सब कर रहे आज हैं। की तारीख में अब कोई अधिकारियों रोजा में अफ्तार भी कराता है तो कोई अधिकारियों में CBC की भी बात करता है, सब करते हैं। अपराधीकरण शुरू हो गया। तमाम अधिकारी, बड़े अधिकारी कोई अपराध नवरात्र कर प्राण रहे हैं। कराता है, सब कराते हैं। आज देखिए खबर और भी चली है जी। कि 100 करोड़ रुपए का जो ड्रोन ब्रिटेन ने खरीदा है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 800 करोड़ रुपए में खरीद के आए हैं। अच्छा। अब आप बताइए गौरव जी, बात वो मुद्दे मुद्दा कहीं और की अगले ना है। होकर के कहीं अलग चली जाए, ये कितनी गलत बात है। और तमाम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। गौरव जी सच बात तो ये है कि ये अपराधीकरण जो राजनीति का हुआ है, और बल्कि सांप्रदायिककरण, गौरव जी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मैं तो अपनी तरफ से, हालांकि ये बात राजनीतिक दलों ही को मतलब करना पड़ेगी बैठ करके एक मंच पर आकर के कि भाई अगर आप राजनीति में चुनाव तो लड़िए, टिकट दीजिए, लेकिन कम से कम मंदिर, मस्जिद, मदार, ये वो मदरसा, ये सब पे बैन लगना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गौरव जी, मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि इस तरीके के तमाम बयानों पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए बैन लगाए। मैं इसका पूर्ण रूप से सुना मिश्रा, आखिरी कमेंट आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भाई की बात को ही मैं बस बाइंड अप करने के लिए बोलना चाहूंगी। आपने जब कहा कि कबीर जी को बोला कि इस्लाम से उनका क्या संबंध है, बस मैं इस बात पे, क्योंकि अब बात थी अपराधीकरण की, आपने उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया। आपने सीधे, जब आप कबीरदास जी को नहीं जानते हैं, उन्होंने आखिरी वक्त में कहा भी यही था दोनों से कि मैं जानता हूं जिस कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं पूरे जीवन लड़ता रहा समाज से। क्या बात है? पूरे जीवन लड़ता रहा समाज से, उसी में तुम लोग लाके मुझे बांट दोगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ करूंगा कि दोनों को मेरे शरीर का अंश नहीं मिलेगा। ये कथा मिलती है। और सोचिए उस व्यक्ति को भी आज राजनीति में लाके आप कहते हो कि इस्लाम से क्या मतलब है, जिस इंसान ने दोनों धर्मों की कुरीतियों को दूर करने का पूरे जीवन प्रयास किया। यही कबीर का महत्व और कबीर का कबीर होना है। और आप उनको भी लाके सांप्रदायिक रंग में रंग देते हैं राजनीति की वजह से, तो ये गलत है। राजनीति का अपराधीकरण और सांप्रदायिकरण दोनों खत्म बड़ा करने की जरूरत है। यहाँ पर कबीर के आरोप माने ही लगाया बड़े है। के हैं। बिल्कुल, सुना मिश्रा ने महान। आप पर, बोलिए विवेक भाई। गौरव जी, जी। अगर सुधा जी कबीर जी के गुरु का नाम जानती तो शायद इस पे चर्चा न करती। अच्छा। मैंने मैं स्पष्ट कहा कि हिंदी उनका इस्लाम साहित्य से की कोई संबंध शिक्षिका नहीं है। हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, रामानंद, तो आप मुझे कबीर के गुरु बारे में रामानंद जानकारी उनके प्राप्त गुरु न थे। करें, पूरा आपको क्लास दे दूँ। वैष्णव संप्रदाय पूरा के क्लास थे। दे देंगे आपको कबीर के बारे में, कबीरदास जी के बारे में। नहीं, बिल्कुल क्लास करे। हाँ।
लेकिन अपने ज्ञान का सदुपयोग करे, अच्छा, बातों सदुपयोग को घुमाए ना। अच्छा, घुमाए ना। कबीर के गुरु रामानंद जी थे, वैष्णव संप्रदाय के संत थे जी। तो मैंने स्पष्ट कहा कि उनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं था। अच्छा, मैं एक बात और उनके स्पष्ट कर अनुयायी दूं कि और गुरु रामानंद से जी संबंध ने समझ में नहीं आया। मैं गुरु बता अगर रही हूँ किसी बता रही हूँ दूसरे धर्म का आया है, मैं हिंदू बताती धर्म का हूँ है। गौरव जी प्लीज, दर्शकों जी। को बहुत जानना जरूरी है। जी। जो हम जानते हैं कि रामानंद जी ने उनको शिष्य स्वीकार नहीं किया था। जी। कबीर दास जी का कबीर था कि उन्होंने कहा कि आपका पैर मुझे छू गया है, उन्होंने कहा राम राम कहो, उन्होंने गुरु मान लिया था। ये कबीर का कबीर होना था, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी बात को मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे चलिए, राजनीति के लिए ठीक। कबीर दास जी का नाम कभी चलिए, इस्तेमाल ठीक ना है। करूंगी, कबीर का नाम मानना ही करना पड़ेगा। चाहूंगी। ठीक है, कबीर का मायने विवेक साहब, तो आगे महान कमेंट है। दीजिए। जी। देखिए, जिस विषय पे ये चर्चा शुरू हुई, एक सवाल मैंने मैं भी करूं स्पष्ट इससे, कहा विवेक जी से। कि मायावती जी का जो बयान है वो अपने आप में हास्यास्पद है। चलिए, फिर उसी पे आ गए आप। चलिए। और अरे रही वो बात अब बेबे भाई, हाथ से पर मान राजनीति लेता हूँ। चले, अपराधी हाथ से पर मान लेता हूँ। आप शुरुआत करेंगे। राजनीति के अपराधीकरण की हमने अपने पहले ही कार्यकाल में इसकी शुरुआत की। एमपी-एमएलए कोर्ट का गठन किया। चलिए। विधानसभाओं को, लोकसभा को हम चलिए। अपराधियों से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। जी। उस दिशा में अदालतें हमारी काम चलिए। कर रही है। चले, जब तक सब लोग मिलकर के तय नहीं करेंगे ठीक है। कि अपराधियों को टिकट नहीं देना, रवीन भाई बोलते रहे बैठ जाइए, तो आप बोले साहब मन लेके आओ। बिल्कुल दिक्कत तो आपको भी है ना। लालू यादव का क्या आशीर्वाद साहब मन लेके लेकर आओ। के, जी। लालू यादव का आशीर्वाद लेकर के, गायत्री प्रजापति को संरक्षण देकर के चलिए, आप राजनीति से अपराधी मुक्त करने की बात करेंगे, कैसे संभव है? चलिए, चलिए, वो आपके यहाँ भी, उनके यहाँ भी, तो आपके यहाँ भी। ठीक है। आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा से जुड़ने की धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर कई जगह चली गई। भाई चर्चा है, चाहे राजनीति हो चाहे डिबेट हो, जब राजनीतिक दल बैठते हैं तो चर्चा यहाँ के वहाँ चली जाती है। पर चूंकि प्राइम डिबेट ने इस चर्चा को उठाया है तो चर्चा को हम अपने पीछे नहीं रखेंगे। अब इसको प्रवक्ता भाजपा हास्यास्पद कहे या जो भी समझे, पर हमारा मानना यह है कि राजनीति से अपराध को दूर करना होगा और सभी दल इसको लेकर अगर पहल करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सभी शुरुआत करेंगे, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ इस हमाम में सभी जो शब्द है वो कहने की जरूरत नहीं है, पर स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में अगर बदलाव चाहते हैं तो अपराधी को राजनीति से दूर रखिए, राजनीति अपराधीकरण को बंद करिए, तभी बेहतर समाज की आप स्थापना कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस डिबेट के माध्यम से हम आम जनता से भी एक अपील करेंगे कि जब आप चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, जब आप चुनते हैं अपने क्षेत्र का नेता, जब आप चुनते हैं अपने लिए समाज सेवक, तो कम से कम उस समय उसकी पृष्ठभूमि को भी जरूर देखिए, मालूम करिए कि क्या उसने बेहतर किया है और क्या वो बेहतर कर सकता है। राजनीतिक दलों का चश्मा लगा के अगर वोट करते रहेंगे तो ऐसे ही राजनीतिकरण होता रहेगा। अगर वास्तव में इसको अलग करना है तो यहाँ पर शुरुआत दलों को भी करनी पड़ेगी और शायद आम जनता को भी करनी पड़ेगी, तभी बेहतर संदेश भी जाएगा और तभी स्वच्छ भारत का निर्माण भी होगा और उसमें हमारी संसद भी शामिल होगी। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको स्वच्छता के साथ, संस्कृति के साथ साफ रखने की जिम्मेदारी अगर दलों की है तो जनता की भी है। तो चलते रहिए और संघर्ष करिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वोट करने के पहले विचार जरूर करिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।